हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। पिछले 1 हफ्ते में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो 2 ही न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा छाई रही। एक वही कि व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, फॉर्च्यूनर में क्यों घूम रहे थे, उनकी वायरल सेल्फीज़ एटसेट्रा। दूसरी कहानी थी कि भई धुरंधर मूवी आई है, बट बिहाइंड द लाइन्स आपने देखा इंडिगो का chaos, एक मेहम। और मैं आपको बहुत पहले बताया था कि जब भी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, भारत की कोई भी स्ट्रैटेजिक मीटिंग होगी, तो कोई ना कोई अल्टरनेट न्यूज़, कोई ना कोई अल्टरनेट chaos ज़रूर बनेगा आस-पास, जिसके कारण आपका ध्यान, मेरा ध्यान वहाँ पे भटक जाए। बट इसके कारण हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को मिस आउट कर गए। और मैं कहूँगा इसमें अभी जो मैं एनालिसिस आपको दूँगा, ये एनालिसिस और ज़्यादा डेवलप होगी ओवर द पीरियड ऑफ अ मंथ। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने बहुत क्लियरली ये बता दिया कि वो रशिया को कैसे देखते हैं, चाइना को कैसे देखते हैं, इंडिया को कैसे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूरे साउथ एशिया में वो भारत की बात करते हैं, किसी और कंट्री को मेंशन नहीं करते। पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कोई मेंशन ही नहीं होता, बांग्लादेश के रीजन की तरफ कोई हिंट ही नहीं होती। कुल मिला के अमेरिका सिर्फ बिग पावर्स के बारे में बात करता है, रीजन्स के बारे में बात करता है और हर जगह आपको सिर्फ एक वर्ड समझ आएगा कि भाई यहाँ पे एक क्लियर सेल्फिश इंटरेस्ट के ऊपर काम होगा। और इसलिए मैं आपको कहूँगा, जिस तरीके से दुनिया परसीव करती थी अमेरिका को, वो फंडामेंटली चेंज हो रहा है। वो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के रहते-रहते, अब इसके पीछे बहुत सॉलिड इकोनॉमिक रीज़न्स हैं। अमेरिका के पास कुल मिला के इतने पैसे नहीं हैं, इतने चिल्लर, इतने फुटकर नहीं हैं कि वो दुनिया पे उड़ा सके। अमेरिका ये चाहता है कि अब वो दुनिया से कलेक्ट करना शुरू करे, जैसे एक टोल प्लाज़ा ऑपरेटर करता है कि भई नहीं दोगे तो नहीं जाने दूँगा, और पैसे ले लेके अपनी डेट को किसी भी तरीके से क्लीन अप करना चाहता है, अपनी लायबिलिटीज़ को कम करना चाहता है, अपने सिक्योरिटी स्पेंडिंग को अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहता है, अपने आप, अपने आस-पास अ, अपनी रीजनल हेजेमनी रखना चाहता है, अपनी डोमिनेंस रखना चाहता है, बट बहुत दूर जाके, बहुत लंबे वॉर्स नहीं लड़ना चाहता। बट इसको डिटेल में और 2 पर्सपेक्टिव से समझेंगे। एक बार हम वी लुक एट द कंट्रीज़ और दूसरी बार हम कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को, क्योंकि मिडल ईस्ट अगले कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होंगे, आपको हर चीज़ के ऊपर फोकस मिलेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये भी समझ आएगा कि जब हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, सप्लाई चेन्स की बात करते हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस, वर्ड्स थोड़े पेचीदे होंगे, तो इसे हम एक-एक वर्ड को समझाएँगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ऑयल डिफेंस एंड जियोपॉलिटिक्स व्हाई पुतिन इज़ विजिटिंग मोदी इन दिल्ली। मैंने आपको बहुत पहले कहा कि सब कुछ होगा, बस कोई डील साइन नहीं होगी। इसका मतलब इंडिया का अप्रोच देखिए। इंडिया की इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी बहुत क्लियरली कह रही है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, बट माइंडफुल स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। हम मतलब ऐसे नहीं कि हम ज़िद में हैं, पागल हो चुके हैं, है ना? पुतिन आ गए तो 3-4 डील कर लिया, है ना? बिना नेगोशिएशन के सू-57 कर लिया, एस-400 के और डील कर ली, एस-500 के ऊपर बात करना है। नहीं, नाइसिटीज़ थी, पोस्चरिंग थी, 2030 की बात थी, $100 बिलियन की बात थी, बट ये मोटी-मोटी बातें हैं। कुछ तगड़ी कॉन्क्रीट डील्स को जान के हमने कमिट नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि भई अमेरिका के साथ, ट्रम्प के साथ रिलेशन अभी टेस्टिंग वाटर्स में है। मतलब एक नेगोशिएशन जारी है, और जिस तरीके से खुद व्लादिमीर पुतिन नेगोशिएट कर रहे हैं अमेरिका से, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन के लिए ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रेशर बनता है डोनाल्ड ट्रम्प पे कि टू नेगोशिएट विथ देम, नेगोशिएट फास्ट एंड गिव देम अ बेटर डील। तो भगवत गीता एक्सचेंज हुआ भाई। उसके बाद पुतिन वाउज ऑयल शिपमेंट टू इंडिया विल बी अनइंटरप्टेड इन डिफाइंस ऑफ यूएस। अब ये ना रॉन्गफुल हेडलाइन है। इंडिया ने जो अपने ऑयल परचेजेस हैं उसको ऑलरेडी कम कर दिया है, और जब इंडिया खरीदेगा नहीं तो विलफुल डिफायंस, ये गार्डियन ऐसे सेंटेंसेस लिखता है, क्योंकि इनका बायस है एंटी रशिया, एंटी इंडिया। इंडिया क्योंकि उन्होंने कॉलोनियली रूल किया था। अब देखिए ट्रंप सैंक्शन इंपैक्ट, कौन से सैंक्शंस भाई? इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। आप क्लियरली बताइए कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे, फ्रॉम रशिया सेट टू हिट 4 ईयर लो। दैट सिंपली मीन्स कि इंडिया ऑयल वाली चीज को बहुत सीरियसली ले रहा है, 4 ईयर लो पे है, मतलब हमने जो मजे लिए वो ले लिए। बट यहां पे देखिए पॉइंट, नो सू-57, नो एस-400 डील, नो एस-500, बिल्कुल क्लियरली। आप ऐसा कहेंगे कि वीडियोस तो वायरल हुई, इमेजेस तो वायरल हुई, बट ऐसा कोई पॉइंट हमने नहीं बोला, ऐसे कि किसी पॉइंट के ऊपर बात नहीं की या मीडिया में नहीं आई जान के। अगर बात भी हुई है तो इन क्लोज रूम्स हुई है,
है ना? उसे जान के टाइट लिप्ड सीक्रेट रखा गया ताकि ये इंडिया यूएस के रिलेशन को खराब ना करे। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि जब आपके घर पे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, घर पे शादी होती है, मेहमान आए होते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो अगर आसपास का पड़ोसी वो बकवास कर रहा होता है या कोई घर का ही बच्चा उठ के वो बकवास करने लगता है, तो आपको आसपास के आपके दोस्त बोलते हैं यार डिसिप्लिन नहीं किया तुमने। तो कहीं ना कहीं अब ये मेरा बहुत सीरियस मानना है कि ऐसी कोई भी कंपनी जो दादागिरी दिखाए, इसके ऊपर भारत को अपनी सोवरेन पावर्स तमीज से यूज करनी चाहिए और एक दो एम्बेजलमेंट के जरा इन्वेस्टिगेशन खोल देने चाहिए कि गलती से कहीं कुछ पैसा कमा के बाहर तो पार्क नहीं कर दिया गया इंडिगो के द्वारा या इसके किसी भी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, और क्या यहाँ पे कोई अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चल रहा है इंडिगो में। इसकी इन्वेस्टिगेशन अब बहुत अच्छे से होनी चाहिए। रीसेंट टाइम्स में आपने जीपीएस स्पूफिंग पे देखा, तीन चीजें आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने मिस की हैं। एक, कि बांग्लादेश में 20 से ज्यादा लोग मृत पाए गए हैं, है ना, ऑपरेटिव्स। दूसरी, ये जीपीएस स्पूफिंग की कहानी जो कि एनएसए खुद इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं। और दूसरा ये भाई इंडिगो का क्या माथा सटका था। अब देखिए, तुरंत नेगोशिएशन का रिप्लाई आया, व्लादिमीर पुतिन का रिप्लाई क्या आया, यूएस टीम प्लान्स टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक फॉर ट्रेड टॉक। तो यहां पे आपको बात समझ आ रही है, ठीक है भाई नेक्स्ट वीक बात होगी। बट यूएस की स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि भारत बहुत ऑप्टिमिस्टिक था अमेरिका के साथ रिलेशनशिप को लेकर, बहुत आगे बढ़ चुका था, ट्रंप के साथ भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक था। बट जो ट्रंप ने हरकतें की टैरिफ के साथ, H1B के साथ, इंडियंस के साथ ओवरऑल, तो वो चीज कहीं ना कहीं बैकफायर कर चुकी है। बट यहां पे डोनाल्ड ट्रंप अपने दिल की बात, अपने मन की बात और अमेरिका की बात दुनिया के सामने एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के रूप में, एक डॉक्यूमेंट के रूप में सबके सामने रखते हैं। और यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि हम शी जिनपिंग को कैसे देखते हैं, मतलब अमेरिका शी को कैसे देखता है, चाइना को कैसे देखता है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका दुनिया को देखता है उस हिसाब से हमें अलाइन करना पड़ेगा, रीअलाइन करना पड़ेगा। तो अगर अमेरिका को थोड़ी सी उसकी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट चेंज होती है तो हमें फिर अपने आप को रिकैलिब्रेट करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स देखिए, चाइना को क्या कैसे देखते हैं, रशिया को कैसे देखते हैं, इंडिया को कैसे देखते हैं। चाइना इज आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर। मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉन्सिक्वेंशियल और कॉम्पिटिटर बोथ इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली। और यहां पे एक अंडरस्टैंडिंग अमेरिका के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में है कि हम मूर्ख हैं। उन्होंने माना कि हम मूर्ख हैं। हमने अपनी मूर्खताओं में चाइना में इन्वेस्ट किया, चाइना को बहुत ही पीसफुल एक टाइम दिया जिसमें आराम से चाइना डेवलप किया, और इवेंचुअली हम आज चाइना डिपेंडेंट हो चुके हैं। और जब हम चाइना डिपेंडेंट हो चुके हैं, चाइना हमारी मैचिंग लेवल ऑफ इकोनॉमी पर आ चुका है, तो अब हम ताइवान को लेकर परेशान हो रहे हैं। और वहां पे भी हम कुछ खासा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो पंगु हैं, वो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, हमारे एड पे भी और हमारी मिलिट्री माइट पे भी। और उसके कारण हो जाता है एंड में यूएस वर्सेस चाइना। और याद रखिए, दो न्यूक्लियर पावर्स कभी डायरेक्टली नहीं लड़ती। इसीलिए आप देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर्स यूजुअली प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ती है, म्यांमार में लड़ती है, बांग्लादेश में लड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डायरेक्ट लड़ाई नहीं होगी। वो पाकिस्तान के अंदर भी लड़ सकते हैं, मतलब अमेरिका और चाइना वो खुलेआम कंपीट करते हैं पाकिस्तान में, बट डायरेक्टली कभी नहीं लड़ेंगे। अब देखिए, एनएसएस एम्फेसाइजेस डेटरेंस इन इंडो पैसिफिक। मतलब वहां पे ये कह रहे हैं कि भाई इंडो पैसिफिक, ताइवान की बात पे बोलते हैं ना, आज वॉर स्टार्ट हो जाएगा, कल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। अमेरिका क्लियरली कह रहा है कि डेटरेंस चाहिए हमें, हमें ऐसे पोस्चर्स ले लेने, डिफेंस पोस्चर्स, कि हमें लड़ाई नहीं करनी, बट लड़ाई ना हो बस, लड़ाई को अवॉइड करना है बस। अच्छा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस। ये जो कोविड के टाइम में जो प्रॉब्लम हुई थी ना कि भाई सामान नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आ रही, इसके ऊपर सारी कंट्रीज पागल हो चुकी हैं, अमेरिका इंक्लूडेड। क्रिटिकल मिनरल्स, अमेरिका दाब के बैठ जाता है सारे क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, और इसके सप्लाई को डिसरप्ट कर देता है, जिसके कारण इंडस्ट्रीज अफेक्ट होती है। वही कहानी है सेमीकंडक्टर की। बाद में ताइवान को मेंशन किया जाता है कि भाई ताइवान के पास खासा सेमीकंडक्टर कैपेसिटी है और इसलिए ताइवान को आजाद रखना बहुत जरूरी है अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए, सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए। अच्छा, यहां पे ये कहता है कि भाई सेक्टर वाइज हम कंटेन करेंगे चाइना को, हम ब्लैंकेट चाइना के साथ लड़ाई नहीं ले सकते। पहले तो हम चाइना के साथ मिलिटरीली फंसेंगे नहीं, डेटरेंस। तो मतलब चाइना की जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल पैरेलल मिलिट्री पावर, पैरेलल इकोनॉमिक पावर बन चुका है। मतलब 19-20 का फर्क है, ये खुद अमेरिका मानता है। बट हम उनको किसी भी तरीके से रोकेंगे, बट कहां रोकेंगे? जहां पे हम लीड कर रहे हैं।
पॉइंट टू बी नोटेड कि यहां पे आप अमेरिका की थिंकिंग को समझिए। अमेरिका कैसे सोचता है कि हम डीकपल वेयर यूएस हैज लेवरेज। जहां पे हम आगे हैं वहां पे चाइना से दूर हो जाओ, और जहां पे चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है वहां पे प्रेशर लगा के चाइना से एक्सट्रैक्ट करते रहो। और आप एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाइए कि भाई हमें नहीं चाहिए चाइना से माल, अगर हमारा खुद का माल बन रहा है। मतलब आत्मनिर्भर अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका में अगर कोई माल बन सकता है तो चाइना से लेने की जरूरत नहीं है। अगर चाइना डिपेंडेंट है तो कोवर्जन कर करके लेते रहो, फंसो मत। अच्छा, इसके अलावा अपने जो दोस्तों के साथ हम रीशोरिंग करते रहेंगे, चाइना से माल उठा के अपनी ही फैक्ट्री उठा के दूसरी फ्रेंडली कंट्रीज के पास ये माल डालते रहेंगे, कंपनीज डालते रहेंगी, फैक्ट्रीज डालते रहेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो हमारे एलाई बन जाते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज इससे ये जरूर पता चलता है कि अमेरिका अपनी किसी भी प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को कभी भी धक्का मार के ये बोल सकता है उधर से इधर जा, इधर से उधर जा। इसका मतलब भारत सरकार को कड़े स्टेप्स लेने चाहिए। जब भी भारत सरकार किसी भी प्राइवेट सेक्टर एंटिटी के साथ डील करता है, इट हैज टू फर्स्ट थिंक इट थ्रू। अभी जैसे कि हमने ये बोला कि भाई हम ये ऐप कंपलसरी करेंगे, पहले हम इसे अगर अच्छे से सोच लें, स्टडी कर लें, और फिर हम कोई स्टेटमेंट दें, तो फिर टू एंड फ्रो ऐसी जो बैक ट्रैकिंग होती है, पहले आप कोई हार्ड स्टेप लेते हो फिर बैक ट्रैक करते हो, वो नहीं होगा। मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोई इसमें लीगल बैकलैश नहीं होगा कि राइट टू प्रिवेसी सुप्रीम कोर्ट में चीजें फंसी हुई है। यूएस विल आस्क एलाइज टू इंक्रीज पेट्रोल्स। यूएस ये नहीं कह रहा मैं करूंगा, मैं तो डेटरेंस का पोस्चर मेंटेन करूंगा, अपने दोस्तों को बोलूंगा, अपने एलाइज को बोलूंगा कि आप पेट्रोल करिए, लॉजिस्टिकल एक्सेस करिए और खूब खर्चा करिए अपने डिफेंस पे। इसका मतलब वो स्पेंडिंग करेंगे तो वो नाटो ग्रेड की वेपन्स लेंगे, तो मतलब अमेरिका की इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा डिप्लोमेटिक टैक्टिक यूज करिए, कैरेट एंड स्टिक यूज करिए, कैरेट्स इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया, टू ब्लंट चाइनाज इन्फ्लुएंस। मतलब आप पैसे खर्चिए जहां जहां चाइना का इन्फ्लुएंस बना है, कुल मिला के बोला जा रहा है, जहां बना हुआ थोड़े कैरेट्स वगैरह देके लोगों को अट्रैक्ट करके उनका इन्फ्लुएंस कम कर दीजिए। अब आ जाइए रशिया पे। तो व्लादिमीर पुतिन इस डॉक्यूमेंट से बहुत खुश होंगे। व्लादिमीर पुतिन के लिए ये बहुत बड़ा विन है, विक्ट्री है। पता है क्यों? क्योंकि एक तरीके से अमेरिका ने यह कह दिया कि चाइना उनका नंबर वन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, वो एक सीरियस सिक्योरिटी प्रॉब्लम अमेरिका के लिए नहीं है। तो व्लादिमीर पुतिन कितनी भी न्यूक्लियर बातें करें, धमकी करें, मिसाइल्स की बात करें या हाइपरसोनिक की बात करें, अमेरिका यह मान चुका है कि रशिया इज अ यूरोपियन प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम यूरोप की है और यूरोप ही इसे हैंडल करेगा। यूरोप को बोला गया है कि बेटा बहुत दिन हो गए हमारे ऊपर पिगी बैक करते हुए, गेट रेडी, वेयर योर बूट्स, डू द डिफेंस स्पेंडिंग और वेपन्स हमसे वापस से खरीदो, और रशिया से लड़ना है तो लड़ो। तो कुल मिला के ये जो रशियन एडवेंचरिज्म है, रशियन एक्सपेंशन है, इसके लिए एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है। अब भारत के तरफ देखिए, यहां पे इनका जो सेम गेम है कि ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी, कि अगर भारत हमारे लाइन पे आता है, जो चीजें हम रिक्वायर करते हैं भारत से, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी। एक तो भाई एंटी चाइना डेटरेंस का पोस्चर, बॉर्डर पे स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहिए, डिफेंस स्पेंडिंग करिए, ठीक है, चाइना के साथ कंपीट करिए, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको प्रोडक्शन देंगे, बट आप एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। मतलब आप चाइना के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, ये बॉटम लाइन है। इसका मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग वो दोस्ती करते हैं तो ये अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं जाता। इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डेंस में इंडिया इज प्रेजेंटेड एज क्रिटिकल पार्टनर इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक मतलब आपको कहा जा रहा है अब कि आप सिर्फ इंडियन ओशन मत देखिए, आप थोड़ा इंडो पैसिफिक पे तरफ जाइए। कुल मिला के भारत को कहा जा रहा है कि एलएसी पे नहीं बेटा, साउथ चाइना सी पे फोकस करो, अपने आप को एक्सपैंड करो ताकि हम तुम्हारे कंधे पे बैठ के बंदूक चला सके। मतलब दे वांट टू यूज इंडिया एज अ प्रॉक्सी। अच्छा, यहां पे सैंक्शंस, टारगेटेड प्रेशर। तो अब ये देखिए, जो टारगेटेड प्रेशर है इसे खुद यूएस अपनी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन मान रहा है। तो ये जितने भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस चलते हैं, जैसे कि इलेक्शन से पहले डिक्टेटरशिप है और इंडिया में डेमोक्रेसी बैकस्लाइड हो रही है, जनरली ये इन्फ्लुएंस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऑपरेशंस होते हैं, जिसकी ओवरऑल फंडिंग आपको समझ आ जाएगा कहां से आती है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कहा मेजर अपॉर्चुनिटी क्या है, एक्सपेंडेड यूएस इन्वेस्टमेंट, टेक ट्रांसफर इन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, बट एक ही कंडीशन है कि इंडिया वो वाली लाइन टो करे जो अमेरिका को चाहिए। ये नहीं कि क्वाड को फेल कर दिया, ये नहीं कि चाइना के साथ दोस्ती कर ली, ये नहीं कि आरआईसी बना लिया, ये नहीं कि अल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर बना दिया, ये नहीं कि ब्रिक्स में तिगड़ी बना के और आप बोल रहे हैं डॉलर को रिप्लेस करेंगे, पेट्रो डॉलर को रिप्लेस करेंगे, या पेट्रो युआन को सपोर्ट करना या एससीओ को सपोर्ट करना, ये तुरंत
अमेरिका के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाने लगता है और आप ज़्यादा मैं कहूँगा न्यूट्रल चाइना अप्रोच के ऊपर अगर न्यू दिल्ली चलेगा तो वॉशिंगटन को ये पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा इनकी डोमेस्टिक इश्यूज हैं कि भाई कुल मिला के बहुत ज़्यादा डोनेशंस मत करिए, एड्स मत दीजिए, बहुत ज़्यादा डिफेंस स्पेंडिंग मत करिए, लॉन्ग वॉर्स में मत जाइए। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर है। तो वॉर में जाइए, क्विक वॉर में जाइए, ब्लिट्स क्रीक में जाइए, तुरंत सक्सेस लीजिए और वॉर से कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मतलब हमने लड़ाई की और लड़ाई करने के बाद हमें तेल मिला, गैस मिला, क्रिटिकल मिनरल्स मिले। ये नहीं कि 20 साल अफगानिस्तान में जाके खुट्टा गाड़ के बैठ गए। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा जो विक्ट्री अगर आप किसी के लिए देखिएगा तो ये देखिए, क्रेमलिन वेलकम्स एंड टू डायरेक्ट थ्रेट लेबल इन यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर इसको समराइज करके बोलें तो चाइना थ्रेट, इंडिया क्रिटिकल पार्टनर, यूरोप इन डिक्लाइन। यूरोप को क्लियरली बोला गया है कि अपने जूते पहन लो, जैकेट पहन लो, ठंड आने वाली है और सामने व्लादिमीर पुतिन खड़ा है और हमें मतलब नहीं है और व्लादिमीर पुतिन हमारे लिए थ्रेट नहीं है। अब आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए। दूसरे पर्सपेक्टिव से अमेरिका यह कह रहा है कि हम अपने हेमिस्फीयर पे फोकस करेंगे। मतलब हम मेक्सिको की तरफ देखेंगे, कनाडा की तरफ देखेंगे, कनाडा को बोलेंगे हमारा 51 स्टेट बन जाओ, ग्रीनलैंड की तरफ देखेंगे, हम गल्फ ऑफ मेक्सिको की तरफ देखेंगे, गल्फ ऑफ अमेरिका बोल देंगे, कल गल्फ ऑफ ट्रंप नाम रख देंगे, हम वेनेजुएला पे बॉम्बिंग करेंगे, हम इन सारे रीजन्स पे फोकस करेंगे, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। यूरोप का काम यूरोपियंस वर्सेस रशिया का है। चाइना को हमें वहीं पे रोकना है जहां पे चाइना हमारी कंट्री में डंपिंग कर रहा हो। चाइना के सामने हमने डेटरेंस करना है और जिस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर है वहां पे चाइना को एक तरीके से पंगु बना दे रहा है। इंडिया को यूज करना है चाइना को परेशान करने के लिए, डेटरेंस की तरह। क्वाड जैसे मल्टीपल ग्रुपिंग्स बना के, बहुत सारी कंट्रीज की ग्रुपिंग बना के एक क्यूमुलेटिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फर्स्ट आइलैंड चेन पे बनाना है साउथ चाइना सी में, जिससे कि दुनिया में आप शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाएं। बट मुख्य फोकस यूएस की फॉरेन पॉलिसी कहां होगा? अमेरिका के बिल्कुल आसपास। इसके साथ ये लोग राइट विंग कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करेंगे और अगर इनका इंटरफेरेंस होगा तो वो पाउडर के अगेंस्ट होगा, एंटी इमिग्रेशन होगा। ये जो इमिग्रेशन, मास इमिग्रेशन, ये जो सीरिया वीरिया से लोग आए हैं, ये सारा टाइम बंद हो चुका है। और आप जो मिलिट्री बिल्डअप अभी मदुरो के आसपास हो रहा है, ये इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है। अच्छा, चाइना ताइवान के इशू पे ऐसा नहीं होगा कि कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन होगा, बट यहां पे एक बात बोली जा रही है, स्ट्रेसेस अलाइड मिलिट्री स्पेंडिंग। तुम खर्च करो, है ना, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जॉइंट डेटरेंस, जॉइंट, यूएस का कोई अब सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट बार बार बोलता है अमेरिका के लिए ताइवान का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ चाइना सी डोमिनेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंडिया के साथ डीपर टाइज जरूरी हैं ताइवान के इशू के लिए। आप देखिए कैसे इंडिया से एक्सपेक्टेशंस है। अच्छा, यूरोप को बोल दिया कि भाई आपकी पॉलिसीज बड़ी बेकार है, सेंसरशिप के ऊपर, माइग्रेशन पॉलिसीज के ऊपर, रेगुलेटरी मॉडल के ऊपर। और यूक्रेन के लिए बहुत ओपनली कह दिया कि भाई देखिए, हम यूक्रेन के लिए रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हम पीस चाह रहे हैं, उसके लिए भले ही हमें रशिया को जमीन देनी पड़े यूक्रेन की। तो बहुत क्लियर है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक दिन उठा के उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, मोहम्मद यूनूस को एक दिन उठा के डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। ये जो प्रीवियस क्लिंटन ओबामा एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, ये बाइडन एरा के लोग हैं, इनको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। जैसे ही इनका काम खत्म हो जाता है, एक छोटा इंटेल ऑपरेटिव तक इनको धक्के मार के इनको झापड़ मार सकता है इनके ऑफिस के अंदर। इतनी पावर है एक अमेरिकन मैं कहूँगा ऑपरेटिव में कि वो खींच के मोहम्मद यूनुस के गाल पे झापड़ मार दे, कोई कुछ नहीं कह सकता। रीजन, क्योंकि सबको पता है फंडिंग कहाँ से आई है, आया कैसे है। और ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उन बांग्लादेशियों के लिए जो मोहम्मद यूनुस के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि ही इज जस्ट अ पपेट, एक पॉन है। जिस तरीके से पॉन उधर खड़ा किया गया है आपका ज़ेलेंस्की को, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यूरोप को बोल दिया भाई आपकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है नाटो में हम पैसे कम डालेंगे, आप नाटो में ज़्यादा पैसे डालें। नाटो को अगर हमने फोकस कराना होगा तो हमने अपनी हेमिस्फेयर पे, मुनरो डॉक्ट्रिन के हिसाब से अपनी हेमिस्फेयर पे, और तुम्हारी हेमिस्फेयर में तुम अपने प्रॉब्लम्स खुद देखोगे। मिडिल ईस्ट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मिडिल ईस्ट में अब सिर्फ पीस होगा, पीस इन द मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और मिडिल ईस्ट एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हब बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई मिडिल ईस्ट से अमेरिका को कोई मतलब नहीं है, अमेरिका विड्रॉ करेगा। प्राइमरी स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे अब तेल और गैस की जो डिपेंडेंस मिडिल ईस्ट की थी उसको अच्छे से चूस लिया गया है, उसकी खासा जरूरत नहीं है। अब अमेरिका खुद आत्मनिर्भर है और आसपास के रीजन से बड़े आराम से तेल ले सकता है, और इसलिए वेनेजुएला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लेक्सिबल रियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या सुना, किस पार्टी ने क्या अपना ओपिनियन रखा, कोई मतलब नहीं। अगर
किसी डिक्टेटर से हाथ मिलाना होगा, मिला लेंगे। अगर किसी डेमोक्रेसी से हाथ मिलाना होगा, मिला लेंगे। किसी को बोलेंगे नहीं कि भाई नो मोर डेमोक्रेसी प्रमोशन, क्लिंटन ओबामा वाला मॉडल नहीं कि हम लिबर्टीज तुम्हारे घर में लेके आएंगे, है ना, दिए जलाएंगे तुम्हारे घर में, हाँ, तुम्हारी बीवी से शादी भी कर लेंगे। ये जो डेमोक्रेसी प्रमोशन के नाम पे ना जो कंट्रीज में नरसंहार किया गया है, ये सब बहुत गलत है। और इसे बोला गया इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, वेस्ट होता है। बट साथ ही साथ ये भी बोला गया कि अगर हम कहीं इंटरवीन भी कर रहे हैं तो इंटरवीन करते टाइम ये नहीं कि सिर्फ मिलिट्री लेके घुस गए, उसके बाद उसे डिप्लोमेसी से, सॉफ्ट पावर से अपने अच्छे रिलेशन भी बनाएंगे। कुल मिला के अफगानिस्तान में जैसे आज अमेरिकन को सब हेट करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट पावर आना चाहिए। बट यहां ध्यान से देखिए कि अफगानिस्तान का कोई मेंशन ही नहीं है, पाकिस्तान का कोई मेंशन नहीं है। पाकिस्तान नॉट रेफरेंस्ड एज प्रायोरिटी इंडिकेटिंग डिक्लाइनिंग यूएस सिक्योरिटी डिपेंडेंस। पाकिस्तान doesn't matter. Afghanistan entirely absent reflects US exit from regional conflict involvement. मतलब अब यूएस कुछ भी करेगा इन रीजन्स में तो वो अपने फ्रेंड्स के थ्रू करेगा, वो मतलब प्रॉक्सीज के थ्रू करेगा। वो पाकिस्तान के आईएसआई को बोल देगा कि मेरा काम कर दे सेंट्रल एशिया में, यार मेरे बगराम दिलवा दे, ठीक है, आसपास में मेरे को ये हेल्प चाहिए कर दे, बट वो खुद प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब कुछ और भी होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका अपने जो फॉरवर्ड मिलिट्री बेसिस है, बहुत एडवांस मिलिट्री बेसिस आसपास फैला रखे हैं, वहां पे जो अपने एसेट्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, उसको पीछे पुल बैक करके अमेरिका पे फोकस करेगा। तो फिर से याद करिए मिडिल ईस्ट के बारे में क्या बोला, चाइना के बारे में क्या बोला। चाइना मतलब चाइना इज कोर थ्रेट इकोनॉमिकली, मिलिटरीली। चाइना के साथ लड़ना नहीं है, डेटरेंस बनाना है। चाइना जिस एरिया में अच्छा है उस एरिया को एक्सट्रैक्ट करते रहना है। जिस एरिया में यूएस अच्छा है उस एरिया का कोई सामान लेना नहीं है। अगर ताइवान की लड़ाई होती है, कहीं पे भी लड़ाई होती है, इंडिया को यूज करना है और बाकी कंट्रीज को यूज करना है। अगर इंडिया एंटी चाइना स्टांस रखता है तो इंडिया को इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से मदद करना है। साउथ एशिया का एक ही बाप है, वो है भारत। और पाकिस्तान वगैरह नॉन एग्जिस्टेंट है, बांग्लादेश का मेंशन नहीं है, म्यांमार की कोई बात नहीं है, श्रीलंका को भूल चुके हैं, मालदीव्स है कौन। इस टाइप का अप्रोच है, बहुत बिग बॉय अप्रोच है। मिडिल ईस्ट में पीस इन द मिडिल ईस्ट है, सारे वॉर्स खत्म हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट इज एंडिंग, और ये जोन ऑफ एआई और इन्वेस्टमेंट और ये सब बनेगा। भाई ये सुपर गाजा बना के बैठेगा, गाजा में बड़े बड़े ट्रम्प टावर्स बनेंगे। दिस काइंड ऑफ माइंडसेट इज देयर। मिडिल ईस्ट का तेल गैस चूस चुका है अमेरिका, जरूरत नहीं है, बहुत महंगे महंगे वॉर्स हो गए। और यूरोप को बोल दिया गया है भाई अपनी हालत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। रशिया को बोल दिया है अमेरिका का थ्रेट नहीं है, नहीं लड़ना चाहता। कुल मिला के अमेरिका रशिया के साथ नहीं उलझना चाहता, चाइना के साथ भी नहीं उलझना चाहता, इकोनॉमी पे फोकस करना चाहता है, डेट पे फोकस करना चाहता है, अपने आसपास के एरिया, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टिंग अमेरिका, एक फोकस्ड अमेरिका आपको दिखेगा। और ये जो बांग्लादेश का मॉडल है ये थोड़ा कम होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि बाकी बहुत सारे प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, इंडिया, मिडिल ईस्ट में आपको पता ही है। और रेडिकलाइजेशन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट से फ्लो करती है, वहां पे ऑलरेडी पुराने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और माइग्रेशन है, इसको मिक्स करके पाउडर के साथ, गन के साथ अच्छा खासा बिजनेस बन जाता है और इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे। बट जो मेगा अफगानिस्तान टाइप का कॉन्फ्लिक्ट आपको नहीं दिखेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको क्या समझ आया कमेंट में जरूर बताइएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।